नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम ढेर सारे टेलीविजन्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि Amazon और Flipkart की एक सेल की शुरुआत होने वाली है। अब अगर आपने मेरी पिछली कई सारी वीडियोस देखी हैं तो जनरली मैं आपको ये कहता हूँ कि सेल आती रहती है, जाती रहती है और आप अपना निर्णय जल्दबाजी में ना लीजिएगा। पर इस बार ना मैं अपने इस स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि टेलीविजन्स के जो प्राइसेस हैं ना वो बढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वन प्लस की टेलीविजन्स को ही ले लें, उनके कुछ मॉडल्स 5 से 6 हज़ार रुपये तक महंगे हो गए। तो महंगे होने के बाद अगर सेल में अगर आप देखेंगे तो ये फिर भी पहले से महंगी है। तो जनरली मैं कहता हूँ कि आप जल्दबाजी में कुछ ना लें, इसलिए आप अपना भी रिसर्च कीजिएगा। पर इस बार मैं कह रहा हूँ कि ये सेल में अगर आप एक टेलीविज़न लेना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। अब मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, पर मैं कुछ ही ब्रांड्स पे फोकस करूंगा इस वीडियो में, और ये पॉपुलर ब्रांड्स हैं, ऐसे ब्रांड्स जिसके बारे में ज़्यादा करके लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा भी है मेरे पिछली सारी वीडियोस में। तो मैं हर किसी ब्रांड के बारे में बात नहीं करूंगा, जैसे कि कूका हो गया, कोडैक हो गया, TCL हो गया, iFalcon हो गया। इन सारे टेलीविजन्स के बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। मैं बस कुछ टेलीविजन मॉडल्स को कंपेयर कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि आपको कौन सी टेलीविजन लेनी चाहिए। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैं इन द पास्ट टेलीविजन्स लेना चाहता था कुछ 4 से 5 साल पहले, मैं खुद जल्दबाजी में टेलीविजन लेता था। मैं देखता नहीं था कि इस टेलीविजन में क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, बस जाके टेलीविजन लेना है तो लेना है। पर मैंने अपनी गलतियों से सीखा है और मैंने इनफैक्ट पैसा भी गवाया है। इनफैक्ट एक टेलीविज़न जो मैंने ली थी उसमें मैंने 1 लाख रुपए गवाए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी वो सेम मिस्टेक्स या गलतियां करें। तो इसीलिए ये सारी वीडियोस जो मैं बनाता हूँ मैं आपके लिए बनाता हूँ ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ। तो इसीलिए हम ढेर सारे बजट 4K टेलीविजन के बारे में बात करेंगे। ये अलग अलग बजट्स हैं बाय द वे, पर आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी टेलीविजन सबसे सही है। तो चलो भाई शुरू करते हैं और देखते हैं इन सारे टेलीविजन्स के बारे में। ओके, शुरू करने के पहले मैं बस बताना चाहता हूं कि जो भी चार्ट आप देख रहे हैं ना, अगर आप स्क्रीन को पॉज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको ये डाउनलोड करना है, मैंने इसकी डाउनलोड लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप इत्मीनान से इसे डाउनलोड करके अपने टाइम पे आराम से देख सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। तो मैं बस ये बताना चाहता था वीडियो को शुरू करने से पहले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंट्री लेवल या बजट लेवल की टेलीविजन्स के बारे में। और इसमें मैंने, अगर आप ये स्क्रीन को भी देखेंगे तो इसमें मैंने 3 टेलीविजन को सिलेक्ट की है। पहली वाली आपकी जो टीवी है वो है आपकी Realme की 4K टीवी, उसके बाद आती है Motorola ZX Pro और उसके बाद है Nokia टेलीविजन। अब मुझे कमेंट्स के द्वारा बहुत लोगों ने इन सारे मॉडल्स के बारे में पूछा, और जब हम बजट लेवल एंट्री लेवल के बारे में बात करते हैं ना, तो ये सारी टेलीविजन जनरली आती हैं सबसे पहले। तो अगर हम Realme टेलीविजन के बारे में बात करेंगे, ये फीचर पैक्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर इसकी जो ब्राइटनेस लेवल है ना वो सिर्फ 280 निट की है। ये 300 निट तक भी जा सकती है, बट ऑन एन एवरेज ये अराउंड 280 निट की है। तो अगर आप अपनी टेलीविजन को एक बहुत ही उजाले रूम में रख रहे हैं तो उस सिनेरियो में मैं इस टेलीविजन को रेकमेंड नहीं कर सकता हूं। अगर आप Motorola ZX Pro की तरफ अपना ध्यान दें तो इसमें ढेर सारे साइजेस आते हैं और उस साइजेस के ऊपर आपका टेलीविजन का ब्राइटनेस डिपेंड करता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर आप 43 इंचेस की बात करें तो उसमें सिर्फ 350 निट की ब्राइटनेस है, पर अगर आप 55 इंच की बात करें तो उसमें आपका ब्राइटनेस चले आता है 400 निट तक। पर इस ब्राइटनेस के मामले में ना, इस लिस्ट में सबसे ब्राइट होगी आपकी Nokia टेलीविजन। जी हाँ, Nokia टेलीविजन में आपको 450 निट की ब्राइटनेस मिलती है 65 इंच में, और इस रेंज में सिर्फ यही एक टेलीविजन है जो आपको 65 इंच की साइज में भी मिलेगी। अब अगर हम 55 इंच की भी बात करें ना, वो भी 420 निट की ब्राइटनेस के साथ आती है। मेरे पास एक Nokia टेलीविजन खुद है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसकी जो ब्राइटनेस लेवल्स है ना वो बहुत अच्छी है। मैं इनफैक्ट अपनी ब्राइटनेस लेवल्स करीबन 60 से 70% तक रखता हूं, क्योंकि मैं अपना जो कंटेंट है ना वो एक अंधेरे रूम में देखता हूं, मैं उजाले में नहीं देखता हूं। तो जब अंधेरे में आप ये कंटेंट देखेंगे ना
हाँ, ये रोशनी आपको आंख में लगेगी, इसलिए मैं 60 to 70% में अपनी ब्राइटनेस रखता हूँ। अब ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा कि जब आप ब्राइटनेस लेवल्स को घटाएंगे ना, आपकी टेलीविजन की जो लाइफ है वो बढ़ेगी, बिकॉज जनरली इन टेलीविजन जो एलईडी है उसकी लाइफ होती है करीबन 5 से 7 साल। बट अगर आप ब्राइटनेस लेवल्स को कम करेंगे ना, तो उसके जो लाइफ साइकिल है वो बढ़ सकती है, वो 10 साल तक भी चल सकती है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो ब्राइटनेस के मामले में तो नोकिया सबसे आगे है। अगर हम पैनल की बात करें, वेल सिर्फ आपको मोटरोला ZX Pro में दिखेगा एज लिट वाला पैनल। सो इसकी जो बैक लाइटिंग है, सबसे पहले तो आपको IPS पैनल मिलेगी मोटरोला ZX Pro में, पर 50 इंच की जो मॉडल है, इसलिए मैंने इसे लाल में मार्क किया हुआ, एक स्टार दिया हुआ है वहां पे। 50 इंच की जो मॉडल है ना, वो एक VA पैनल है, उसमें IPS पैनल नहीं आती है। मैं वापस बताना चाहता हूं, 50 इंच की जो मोटरोला ZX Pro है उसमें आती है एक VA पैनल जो इनोलक्स बोल के एक कंपनी है, वो ये मैन्युफैक्चर करती है। और इसके जो 43 और 55 इंच वाले मॉडल्स है उसमें आपको LG की IPS पैनल दिखेगी। और सारे मॉडल्स चाहे वो VA हो या IPS हो, सारे एज लिट वाली लाइटिंग है, यानी आपके स्क्रीन के एज पे आपको लाइट मिलेगी। जबकि आपको Realme और Nokia टेलीविजन में आपको मिलेगा VA पैनल और डायरेक्ट बैक लाइटिंग है। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है अंग्रेजी में, अगर आप उसे देखना चाहते हैं, अगर आपको पता करना है कि एज लाइटिंग और डायरेक्ट लाइटिंग और फुल अरे लाइटिंग में क्या अंतर है, तो आप वो देख सकते हैं। मैं उसे यहाँ पे डाल दूंगा ऊपर में, आराम से अपने टाइम पे देख लीजिएगा। तो चलो चलते हैं अगले पॉइंट पे, जो है आपका GPU और प्रोसेसर। अगर हम GPU और प्रोसेसर की बात करें ना, तो ऊपर नीचे करके सारे टेलीविजन्स में क्वाड कोर तो आती है, बट ये मोटरोला ZX Pro और आपको Realme की जो टेलीविजन है उसमें जो ग्राफिक प्रोसेसर है वो नोकिया की टेलीविजन से बेटर है। नोकिया की टेलीविजन में थोड़ी पुरानी ग्राफिक प्रोसेसर है, पर आपको मोटरोला ZX Pro में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग है, जो आपका मीडियाटेक का प्रोसेसर है, वो थोड़ा पुराना है। तो हालांकि इसमें माली G52 है जो ग्राफिक प्रोसेसर के तौर पे नहीं है, बट इसकी जो प्रोसेसर है, जो मेन प्रोसेसर है, वो आपको मीडियाटेक CA53 मिलती है, जबकि आपकी नोकिया टेलीविजन में CA55 आती है। और आपको लेकिन उसमें जो GPU है वो माली 470 MP मिलेगी, तो थोड़ी सी पुरानी है। नाउ मैं इसलिए GPU और CPU के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि इसका भी प्रभाव पड़ता है आपके पिक्चर क्वालिटी पे। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे एप्पल फोन्स में भी आप लेते हैं, एप्पल फोन्स में नए प्रोसेसर में नई पिक्चर क्वालिटी और अच्छी लगती है। तो सेम फंडा है इसमें भी, अगर प्रोसेसर नहीं है, प्रोसेसर की परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी। तो GPU आपको मोटरोला ZX Pro में भी अच्छी मिलेगी, Realme 4K TV में भी अच्छी मिलेगी, बट नोकिया थोड़ी सी पीछे रह जाती है जब आप GPU और CPU के बारे में बात करेंगे। और अगर आप इसकी रैम और स्टोरेज के बारे में बात करेंगे ना, तो मोटरोला की जो टीवी है वो थोड़ी आगे निकल जाती है, क्योंकि इसमें 2 GB रैम है और 32 GB इंटरनल स्टोरेज है, जबकि आपको Realme और नोकिया में सिर्फ 2 GB रैम और 16 GB की स्टोरेज मिलेगी। तो स्टोरेज के मामले में भी ये आगे निकल जाती है। और इस स्टोरेज का ना आप और भी आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि मोटरोला की जो टेलीविजन है ना, एक गेम पैड के साथ भी आती है। आपको इस सेम प्राइस में एक गेम पैड भी इंक्लूड करके देते हैं वो, तो आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके ब्लूटूथ के थ्रू उस गेम पैड को कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एंड्रॉयड गेमिंग अच्छी लगती है तो आप वो एक्स्ट्रा स्टोरेज का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये आपको एडवांटेज मिलेगा आपको मोटरोला ZX Pro TV में, जो आपको Realme और नोकिया टेलीविजन में नहीं मिलेगा। एक और मामले में नोकिया टेलीविजन जहां पीछे रह जाती है वो है कि आपको नोकिया टेलीविजन में Android 9 यानी Android Pie की tvOS मिलेगी, जबकि आपको Realme और मोटरोला की जो टेलीविजन है उसमें Android 10 tvOS मिलेगी। Android 10 आपकी AV1 कोडेक को भी सपोर्ट करता है, हालांकि इतनी सारी कंटेंट अभी है नहीं, पर फ्यूचर में चल के आपको अगर AV1 की कंटेंट मिलेगी ना, तो इसका मतलब है आपका बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन कम होगा, पर आपको क्वालिटी जो है वो कंटेंट की वो सेम मिलेगी। तो इसका एडवांटेज है जो आपको Android 10 पे मिलेगा, बट Android 9 पे नहीं मिलेगा। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ भी देखेंगे तो Realme की टेलीविजन एक यूनिक फीचर ऑफर करती है जो बहुत सारे लोगों को आजकल पसंद आती है। मुझे पसंद नहीं है, मैंने कई सारे वीडियोस में ये बताया भी है कि मुझे हैंड्स फ्री वॉइस से अपनी टीवी कंट्रोल करने की कोई दिलचस्पी नहीं है। पर अगर आप ऐसे चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं जहाँ पे आपको अपनी टेलीविजन को अपने आवाज़ के द्वारा कंट्रोल करनी है, तो Realme इस लिस्ट में सिर्फ एक टेलीविजन है जहां पे आपको हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल मिलेगा। आपको फार फील्ड माइक्स मिलेंगे, तो आप बस गूगल को कमांड करके आपके टेलीविजन को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं बिना अपने रिमोट को छुए हुए। आपको रिमोट छूने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आवाज़ से कंट्रोल कीजिएगा। ये वाली फीचर जो है ना, वो सिर्फ आपको Realme में मिलेगी इस लिस्ट में। आपको मोटरोला ZX Pro में नहीं आती है।
आपको नोकिया टेलीविजन में भी नहीं आती है। हालांकि एक बटन है, आपको सारे टेलीविजन्स में बटन्स मिलेंगे, बटन दबा के आप जी हाँ वॉइस कंट्रोल के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। बट अगर आपको बटन नहीं दबाना है, अगर आपको रिमोट नहीं पकड़ना है, तो भाई हैंड्स फ्री वाली जो कंट्रोल है वो आपको सिर्फ और सिर्फ रियलमी वाली टेलीविजन में मिलेगी। अब बहुत सारे लोग दिलचस्पी रखते हैं ये जानने के लिए कि उनके टेलीविजन में डोल्बी विजन और एटमॉस का सपोर्ट मिलेगा या नहीं। अब इस लिस्ट में आपको Realme और Motorola ZX Pro दोनों टेलीविजन में डोल्बी विजन और डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलेगा। हालांकि नोकिया इस मामले में भी पीछे रह जाती है, क्योंकि नोकिया में आपको डोल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ HLG और HDR10 का सपोर्ट मिलेगा, और डोल्बी एटमॉस का भी आपको सपोर्ट नहीं है। हालांकि नोकिया टेलीविजन में ओंक्यो की साउंड बार आती है, और ओंक्यो उसके साउंड को बोलती है 6D साउंड। सो जो साउंड है वो ओंक्यो जो कंपनी है उसने ट्यून की है। और वापस मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास एक नोकिया टेलीविजन है, और इसकी जो साउंड क्वालिटी है एक्सक्यूज मी, वो बहुत अच्छी है। आपको इतनी अच्छी साउंड मिलेगी, और इस प्राइस रेंज में इतनी अच्छी साउंड, भाई मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि Motorola ZX Pro इस मामले में, साउंड के मामले में, और Realme तो भाई कंपटीशन ही है, वो बहुत पीछे है। बट अगर आप Motorola ZX Pro को भी लेना, 50 वॉट की वो स्पीकर्स का दावा करते हैं, वो 48 वॉट्स जो ओंक्यो साउंड बार में आता है उसके साथ compete नहीं कर सकती है। ओंक्यो की जो साउंड क्वालिटी है और नोकिया टेलीविजन की जो साउंड क्वालिटी है वो सबसे बेहतर है इस रेंज में। तो अगर आप साउंड में दिलचस्पी रखते हैं तो ऑल्दो इसमें डोल्बी एटमॉस नहीं है, बट साउंड के मामले में नोकिया टेलीविजन आगे निकल जाती है। और Motorola ZX Pro सेकंड आएगी, और Realme तो भाई उसके स्पीकर्स इतने अच्छे नहीं है, तो साउंड के मामले में वो पीछे रह जाती है। अब हम बात करते हैं अगर आउटेज की भी, जो स्पीकर आउटपुट है उस मामले में भी सिर्फ 20 वॉट के स्पीकर आते हैं Realme के टेलीविजन में, जबकि Motorola ZX Pro में साइज के ऊपर डिपेंड करता है। आपको 24 वॉट्स के स्पीकर मिलेंगे 43 इंच में, और बाकी सारे मॉडल्स में 50 और 55 में आपको मिलेंगे 50 वॉट के स्पीकर्स। और आपको नोकिया टेलीविजन में भी 39 वॉट्स मिलेंगे 43 इंच में, और आपको मिलेगी 48 वॉट्स की साउंड आउटपुट इन 50, 55 और 65 इंच के जो वेरिएंट्स है। तो साउंड के मामले में नोकिया सबसे आगे है। अब दूसरी एक पॉइंट है जहां पे नोकिया सबसे पीछे रह जाती है, वो है आपकी डुअल बैंड वाईफाई। और ये हैरानी की बात है कि नोकिया जैसी ब्रांड ने 2020 में एक ऐसी टेलीविजन लॉन्च की जिसमें कितने सारे अच्छे फीचर्स हैं, पर ये डुअल बैंड वाईफाई के मामले में पीछे रह जाती है। पर मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आपको हालांकि 5 गीगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ नहीं मिल रहा है, सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ मिल रही है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल है ना, तो आपको 4K कंटेंट देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इवन विद अ सिंगल बैंड वाईफाई। तो वाईफाई के मामले में नोकिया पीछे रह जाती है। आपको डुअल बैंड वाईफाई मिलेगी बहुत बोथ Realme के टेलीविजन में और Motorola ZX Pro के टेलीविजन में। सो इस मामले में दोनों अच्छी है, नोकिया पीछे है। और अगर हम एक और फीचर की बात करें जो है MEMC, और ये MEMC के मामले में इन किसी भी टेलीविजन में MEMC नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं भाई Motorola ZX Pro में तो MEMC है, वो दावा करते हैं कि उनमें RTC है जो एक एडवांस वर्जन है MEMC का, बट मैं इतना बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो बहुत ही गंदी है। और इसलिए गंदी है क्योंकि MEMC को ऑन या ऑफ करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप Motorola के सपोर्ट को भी कॉन्टैक्ट करेंगे, जो बाय द वे फ्लिपकार्ट ने आउटसोर्स की है जीव्स को, क्योंकि Motorola और नोकिया की ये जो टेलीविजन है ना वो कोलैबोरेशन में बनी है। अगर आप इसे खरीदेंगे भी, बॉक्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि फ्लिपकार्ट ने टेलीविजन बनाई है Motorola और नोकिया के लिए। ऑलराइट, पर चलो चलते हैं। अगर आप Motorola का फॉर इंस्टेंस कॉन्टैक्ट करेंगे सपोर्ट में और उनसे पूछेंगे कि भाई MEMC की बटन कहाँ है ऑन ऑफ करने की, तो वो बोलेंगे कि ये इनबिल्ट है। भाई MEMC वैसे नहीं होता है, MEMC को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट इसकी जो पिछली वाली मॉडल थी जो Motorola ZX थी, ZX Pro नहीं, उसमें आपको एक ऑप्शन अवेलेबल था जहां पे आप MEMC को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बट हैरानी की बात यह है कि ये Motorola ZX Pro जो एडवांस मॉडल है उसमें ये ऑप्शन नहीं है। तो MEMC का दावा करने से बात बन नहीं जाती है, उसे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है भाई अच्छे से। और इस मामले में Motorola ने गंदी इम्प्लीमेंटेशन की है MEMC की। तो इन किसी भी टेलीविजन में MEMC नहीं है मेरे हिसाब से। तो हालांकि मोटो दावा करती है बट नहीं है, और नोकिया में भी नहीं है। तो इस मामले में इवन फील्ड है, सब एक ही बराबर है। और अगर आप प्राइस के बारे में बात करेंगे तो प्राइस के बारे में नोकिया टेलीविजन और Motorola की अच्छी टक्कर है। अगर आप 43 इंच के बारे में बात करेंगे
तो सारे टेलीविजन इवनली मैच्ड है, सेम प्राइस पे आती है। अगर आप 50 इंच की बात करेंगे तो ऑब्वियसली मोटोरोला ZX Pro जो है और नोकिया टेलीविजन है वो आगे निकल जाती है। और मेरे हिसाब से अगर आप 50 इंच ले रहे हैं ना, तो मेरे पास खुद एक 50 इंच की टेलीविजन है नोकिया की। नोकिया सुपर क्वालिटी पे आती है, कुछ फीचर्स में वो पीछे रह जाती है, इसीलिए मैं इसे रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ। अगर आप प्राइस के मामले पे देखेंगे, प्राइस टू वैल्यू के रेशियो के मामले पे देखेंगे, तो मोटोरोला इस लिस्ट में सबसे आगे निकल जाती है। तो इस बजट के रेंज में मेरे हिसाब से नोकिया और रियलमी पीछे रह जाती है और मोटोरोला ZX Pro जो है वो आगे रह जाती है। और मैं अब स्क्रीन में भी ये पॉइंट फ्लैश करूंगा कि क्यों मैं मोटोरोला ZX Pro को रेकमेंड करता हूं इस लिस्ट में से। क्योंकि नंबर 1 उसमें HDMI 2.1 है जो आपको इस पे नहीं मिलेगी, नोकिया पे नहीं मिलेगी। आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड मिल जाती है मोटोरोला में, ALLM बोल के। आपको एक गेम पैड इंक्लूडेड है उस प्राइस में। आपको डोल्बी विजन और डोल्बी एटमॉस मिल जाएगा जो नोकिया टेलीविजन में नहीं है। आपको एंड्रॉयड 10 मिल जाएगा जो हालांकि रियलमी में भी है और मोटोरोला ZX Pro में भी है। और आपको एक डेडिकेटेड गेम मोड मिलेगा, यानी कि आपका इनपुट लैग रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम होगा मोटोरोला ZX Pro में। तो इस कारण मैं इस लिस्ट में मोटोरोला ZX Pro को रेकमेंड करूंगा और वो सबसे ऊपर आएगी। अब चलते हैं अगले वाले बैच में। अब ये अगली वाली जो बैच है ना, अगर आप नोटिस करेंगे प्राइस के हिसाब से मैंने इन सारे मॉडल्स को कंपेयर किया है, क्योंकि मैं बजट के बारे में बात कर रहा हूँ। बट बजट के बारे में जब बात करते हैं ना, अलग अलग बजट में अलग अलग टेलीविजन आते हैं, तो ये थोड़ी लास्ट वाली जो लिस्ट थी उससे थोड़ी सी ऊपर है। और इसे स्टार्ट करते हैं हम रेडमी की X TV के साथ। ये डिफरेंट साइजेस में आती है, 50 में आती है, 55 में आती है और 65 इंचेस में आती है। और अगर हम इस लिस्ट में पैनल्स के बारे में बात करेंगे ना, सिर्फ आपको OnePlus U1S है, उसमें आपको IPS पैनल्स मिलेगी और आपको डायरेक्ट LED मिलेगी। पर मैंने वहाँ पे लाल और एस्टेरिस्क इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी जो 50 इंच वाली मॉडल है उसमें VA पैनल आती है, आपको 55 और 65 इंच में IPS पैनल दिखेगी, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप ब्राइटनेस की बात करें, रेडमी का दावा है, इनफैक्ट उनका कुछ भी दावा नहीं है, वो ब्राइटनेस के बारे में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं करते हैं कि 350 निट की ब्राइटनेस है। पर मेरे हिसाब से उनकी जो टेलीविजन है वो 300 से 350 निट की ब्राइटनेस तक पहुंच पाएगी, जो आपकी रेडमी टेलीविजन है। स्पेशली आपकी जो 65 इंच वाली मॉडल है। आपको जो 50 इंच वाली मॉडल है, मुझे लगता है वो 280 से 320 निट की ब्राइटनेस के बीच में वेरिएट करती है। बट 65 इंच आपको 350 निट तक की ब्राइटनेस दे देगा। अगर आप हाइसेंस टोर्नेडो की बात करें तो इसमें आपको 400 निट की ब्राइटनेस मिलती है और OnePlus TV में भी आपको 350 निट की ब्राइटनेस दिखने मिलेगी। तो ब्राइटनेस के मामले में सबसे अच्छी आपको मिलेगी हाइसेंस टोर्नेडो इस लिस्ट में। रिफ्रेश रेट सब में 60 हर्ट्ज की है, 4K 60 हर्ट्ज वाली टेलीविजन है। और अगर आप इसकी GPU और CPU के बारे में बात करेंगे तो OnePlus U1S जो है वो सबसे आगे निकल जाती है, क्योंकि इसमें आपका CA55 और माली की G52 जो आपको रेडमी टेलीविजन में भी दिखेगी, तो दोनों बराबर है। इस मामले में हाइसेंस टोर्नेडो थोड़ी पीछे रह जाती है, क्योंकि इसमें आपको प्रोसेसर भी पुरानी है और GPU भी थोड़ी सी पुरानी है। रैम के और स्टोरेज के मामले में आपको वापस से सेम मिलेगा आपका परफॉर्मेंस। 2 GB और 16 GB की रैम है जो काफ़ी कॉमन है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में आपको Android 10 मिलेगा रेडमी के टीवी पे और OnePlus U1S के टीवी पे, जबकि हाइसेंस टोर्नेडो है वो पीछे रह जाती है। इसमें आपको Android 9 tvOS मिलेगा जो Android Pie है। और हैंड्स फ्री वॉइस के मामले में अगेन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, बट अगर आपको है तो आपको ये जानने में खुशी होगी कि OnePlus U1S है, हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल के साथ आती है। आपको ये वाली फीचर रेडमी में नहीं मिलेगी, आपको हाइसेंस टोर्नेडो में भी ये फीचर नहीं मिलेगी। और चलो चलते हैं डोल्बी विजन और एटमॉस के बारे में। वेल, आपको रेडमी की टेलीविजन में और हाइसेंस टोर्नेडो दोनों में डोल्बी विजन, डोल्बी एटमॉस दोनों मिलेगा। पर आपको OnePlus U1S में सिर्फ HDR10 Plus का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं HDR10 Plus और डोल्बी विजन में क्या अंतर है, डोल्बी विजन एक बेटर टेक्नोलॉजी है क्योंकि वो 10,000 निट्स की ब्राइटनेस तक पहुंच पाती है। उसका एडवांटेज ले पाती है, जबकि HDR10 Plus मुझे लगता है 4000 निट तक की ब्राइटनेस तक 4 या 5000 तक की ब्राइटनेस तक पहुंच पाती है, जबकि दोनों ही डायनामिक HDR है, HDR10 Plus और डोल्बी विजन। HDR10 आपका स्टैटिक HDR है, तो इस मामले में OnePlus थोड़ी सी पीछे रह जाती है। बट मुझे लगता है कि HDR10 Plus भी अच्छा ही है, क्योंकि इस टेलीविजन के बारे में अगर आप देखेंगे ना, ब्राइटनेस लेवल्स भाई 350 निट की है। आप
डोल्बी विजन का इतना फायदा उठा नहीं पाएंगे, तो वो सिर्फ एक बैज है मेरे हिसाब से। तो अगर आपके टेलीविजन में ना HDR10 है या HDR10+ अगर है तो और भी अच्छा, सफिशिएंट है, ऐसा आप कुछ बहुत ज्यादा मिस नहीं करेंगे। पर अगर आपको वो बैच चाहिए डोल्बी विजन का, आपको दिखना है आपके नेटफ्लिक्स में या हॉटस्टार में आपको वो देखना है कि ये डोल्बी विजन में आती है, तो भाई उस मामले में OnePlus U1S पीछे रह जाती है, क्योंकि उसमें वो आपको नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ HDR10+ का सपोर्ट ही मिलेगा उसमें। अगर आप स्पीकर्स की बात करें भाई, इस मामले में तो कोई शक नहीं है कि हाईसेंस की टोर्नेडो सबसे आगे निकल जाती है, क्योंकि उसमें JBL के ट्यून स्पीकर्स मिलते हैं, आपको एक साउंड बार मिलता है जो आपके टेलीविजन के साथ कनेक्टेड है, और 102 वॉट की स्पीकर्स है उसमें, 60 स्पीकर्स का सेटअप है, आपको प्रॉपर्ली बेस ट्विटर सब बराबर स्प्रेड मिलेगा इस 6 स्पीकर्स के सेटअप में, और साउंड क्वालिटी के मामले में सबसे आगे निकल जाती है। और साउंड क्वालिटी के मामले में आपकी Redmi TV सबसे पीछे रह जाएगी, OnePlus की थोड़ी सी बेटर है, सेकंड प्लेस में आएगी साउंड के मामले में। 30 वॉट के स्पीकर्स हैं, और Redmi में भी आपके 30 वॉट के स्पीकर्स हैं, बट इसकी जो क्वालिटी है ना वो सबसे लास्ट है, मैं कहूँगा। सबसे टॉप में हाईसेंस टोर्नेडो, कोई शक नहीं है। वाईफाई के मामले में भाई सारे टेलीविजन्स में आती हैं डुअल बैंड वाईफाई, यानी 2.4 और 5 GHz का सपोर्ट है। आपका MEMC सारे टेलीविजन्स में आती है। MEMC के बारे में मैंने पास्ट में भी कहा है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, और इन सारे टेलीविजन्स में मोटा मोटी आपकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक ठाक है। आपको ऑफकोर्स सोनी की लेवल की नहीं मिलेगी, सैमसंग की या LG की लेवल की नहीं मिलेगी, बट इस प्राइस रेंज में ठीक है। और प्राइस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये वेरियस साइजेस में आती है। हाईसेंस टोर्नेडो सबसे कम साइजेस में आती है, क्योंकि ये सिर्फ 2 साइज में आती है भाई, आपकी जो 55 इंच है और 65 इंच जो कमिंग सून है, वो अभी तक है नहीं। अगर आपको 65 इंच लेनी है ना हाईसेंस टोर्नेडो की, तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप व्यू एक्शन टीवी भी ले सकते हैं। इनफैक्ट वो 65 इंच में इससे सस्ती है, सेम टेलीविजन है भाई, सारे स्पेक्स बराबर है, एक ही टेलीविजन है, सिर्फ बैजिंग उसकी अलग है मैं वो भी बताना चाहता हूं। तो अगर आपको हाईसेंस टोर्नेडो नहीं लेनी है, आपको व्यू एक्शन टीवी लेनी है, आप वो भी ले सकते हैं। मैंने हालांकि इस लिस्ट में मेंशन नहीं किया, बट मैं बोल दे रहा हूं आपको कि टेलीविजन सेम है, बस बैजिंग अलग है। और चलो भाई, प्राइसिंग की अगर हम बात करेंगे तो हाईसेंस टोर्नेडो आपको जो है 55 इंच में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी देगा फ्रॉम अ प्राइस टू वैल्यू रेशियो, क्योंकि इसकी जो स्पीकर सेटअप है, इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है, ब्राइटनेस लेवल्स है, वो सबसे आगे है। इसलिए इस लिस्ट में अगर मैं एक टेलीविजन को रेकमेंड करना चाहूंगा तो वो हाईसेंस टोर्नेडो है। और अब जानते हैं क्यों मैं वो हाईसेंस टोर्नेडो को रेकमेंड करना चाहता हूं। सबसे पहले तो हाईसेंस टोर्नेडो इसीलिए क्योंकि उसमें आती है आपको एकदम मस्त ऑडियो 102 वॉट की जो स्पीकर है ट्यून बाय JBL, सबसे अच्छी ऑडियो क्वालिटी आपको मिलेगी हाईसेंस टोर्नेडो पे। सेकंड रीजन है, इसमें आपको एक फीचर मिलेगा अल्ट्रा डिमिंग। हालांकि इससे आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट आपको ये फीचर मिलेगी जो आपके Redmi TV में मिसिंग है, जो आपके दूसरी जो आपकी OnePlus U1 है उसमें भी मिसिंग है। आपको MEMC मिलेगी, और MEMC की जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मोड और गेम मोड भी आती है। तो बहुत सारे MEMC वाले टेलीविजन में ना आपको वो 3 बॉल इफेक्ट मिलेगा। इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड में अगर आप MEMC को ऑन रखते हैं, वो 3 बॉल इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा, और आप ऑन ऑफ कर सकते हैं MEMC को, जो अच्छी बात है। डोल्बी विजन और एटमॉस आपको मिलेगा। आपको इसमें लो इनपुट लैग भी देखने को मिलेगा, तो अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हैं तो आप आनंद उठा सकते हैं इस लो इनपुट लैग का। और हाईसेंस टोर्नेडो इस मामले में भी इन सारे टेलीविजन्स में अच्छी है। तो मेरी चॉइस इन सारे लिस्ट में से इसीलिए है हाईसेंस टोर्नेडो। हालांकि उसमें Android 9 आती है, बट पिक्चर क्वालिटी के मामले में और ब्राइटनेस के मामले में ये आगे निकल जाती है, और साउंड के मामले में ये आगे निकल जाती है। तो प्राइस टू वैल्यू रेशियो की अगर हम बात करेंगे ना, उसके हिसाब से हाईसेंस टोर्नेडो सबसे अच्छी है। OnePlus U1S भी अच्छी है, बट OnePlus U1S में बहुत सारे लोगों ने पिक्चर कलर की बारे में कंप्लेन की है कि बहुत टाइम इसकी जो पिक्चर की कलर है वो ठीक ठाक नहीं दिखती है। आपको बहुत टाइम सेटिंग्स को चेंज करके वो ऑप्टिमम एक्सपीरियंस मिलेगा। पर अगर जब आप एक टीवी लेते हैं ना, आप हर टाइम तो कलर के साथ खेलना नहीं चाहेंगे। आप एक बार सेट कर दिए, बस आपको वैसा एक्सपीरियंस चाहिए होगा कि बस टीवी ऑन करो और अच्छी दिखनी चाहिए। हर टाइम अगर आपको वो कलर को चेंज करना पड़े, वो एक्सपीरियंस आपकी अच्छी नहीं रहेगी। दूसरी चीज जो OnePlus U1S में है, जो फिक्स हो सकती है ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर पैच के थ्रू, बट अभी एक प्रॉब्लम है कि वो कभी कभार हैंग हो जा रही है।
तो बहुत सारे यूजर्स ने कंप्लेन किया है कि ये जो OnePlus U1S जो है वो हैंग हो जाती है। तो इन सारे रीजंस के कारण मैं OnePlus U1S को रेकमेंड नहीं कर सकता हूं, और Hisense Tornado सबसे आगे निकल जाती है इस रेस में। अब चलते हैं अगली कैटेगरी की तरफ। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने ब्रांड्स के बारे में बात नहीं किया है, तो भाई चलो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बात करते हैं LG, सोनी, सैमसंग, क्योंकि यही सारे ब्रांड्स नेम आएंगे अपने दिमाग में जब हम ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं टेलीविजन को लेकर के। तो LG, सोनी और सैमसंग की कुछ मॉडल्स हैं जो मैंने स्क्रीन पे डाल दिए हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये तो बजट नहीं है क्योंकि आप बोल रहे हैं बजट, बट इसकी तो प्राइसेस बहुत हाई है, तो मैं ये बता देता हूं, ये इन ब्रांड्स की बजट या एंट्री लेवल टेलीविजन है। तो ब्रांड्स के हिसाब से बजट है हमारे हिसाब से शायद बजट नहीं है, ये महंगी है, बट ब्रांड्स के हिसाब से उनकी ये एंट्री लेवल और बजट टेलीविजन है। चलो देखते हैं इन सारे मॉडल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या खूबियां और खामियां हैं। सबसे पहले हम लेते हैं LG की UN7300 को। अगर UN7300 को अगर हम लेते हैं तो ये अच्छी टेलीविजन है। इसमें IPS पैनल आती है, आपकी डायरेक्ट LED है, इसमें डीलेट पैनल है, और इसके कंपैरिजन में आपको सोनी और सैमसंग में VA पैनल दिखेगा और डीलेट मिलेगा। तो IPS आपको LG में मिलेगी, और IPS का ये फायदा होता है कि आप अगर एक परिवार के साथ अपनी टेलीविजन देख रहे हैं और आप व्यूइंग एंगल यहाँ पे बैठे हैं, वहां पे बैठे हैं, आपको IPS टेलीविजन में व्यूइंग एंगल्स बढ़िया मिलेंगी। VA पैनल में आपको वो व्यूइंग एंगल्स का मजा नहीं मिलेगा। आप अगर मूव करेंगे ना यहाँ पे या वहां पे, कलर्स थोड़े से वॉश्ड आउट हो जाते हैं। तो अगर आप अपने लिए टेलीविजन ले रहे हैं तो VA पैनल तो सुपर्ब रहेगा, बट अगर आप परिवार के लिए ले रहे हैं तो IPS पैनल लीजिएगा। मैंने अगर टेलीविजन ली है, मैं एकदम आगे बैठ करके अपनी टेलीविजन की कंटेंट को देखता हूं, तो मेरे हिसाब से VA पैनल्स मुझे अच्छी लगती हैं। ऑल्सो इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि VA पैनल्स की जो कॉन्ट्रास्ट रेशियोज है, जो ब्लैक्स है, वो IPS पैनल से कंपैरेटिवली बेटर है। और IPS पैनल्स की लॉन्जिविटी मेरे हिसाब से VA पैनल्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी पीछे है। तो VA पैनल्स और आगे निकल जाती है लॉन्जिविटी फैक्टर के हिसाब से भी। अगर हम ब्राइटनेस की बात करें ना, तो सारे टेलीविजन इवनली मैच्ड है। इस मामले में आपको सोनी, LG दोनों में 350 निट की ब्राइटनेस दिख जाएगी। सैमसंग इस मामले में थोड़ी सी पीछे है, बट थोड़ी सी पीछे, ज्यादा नहीं। 325 निट की ब्राइटनेस है जो आपको सैमसंग, और एकदम एग्जैक्ट अगर मैं बताना चाहूंगा 324 निट की ब्राइटनेस एक्चुअली में आती है, बट मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया 325 निट की ब्राइटनेस पे। रिफ्रेश रेट आपको दिखेगा 60 हर्ट्ज का सैमसंग की टीवी में, पर आपको सोनी और LG में मिलेगा 50 हर्ट्ज का पैनल। जी हाँ, वो 60 हर्ट्ज का नहीं है, 50 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट है। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। 60 हर्ट्ज आगे निकल जाता है तो सोनी और LG पीछे रह जाती है, क्योंकि उसमें आपको मिलेगा 50 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट। अगर आप प्रोसेसर और GPU के बारे में बात करेंगे तो इन सारे टेलीविजन में ना एक कस्टम प्रोसेसर है। सोनी को अगर ले लें, उसमें आता है आपका 4K प्रोसेसर X1 है, आपका क्रिस्टल प्रोसेसर आता है आपकी सैमसंग की टेलीविजन में, और GPU भी इंटीग्रेटेड होता है या कस्टम होता है। और बहुत सारे टेक्नोलॉजी वो बोलते हैं इसमें ये है, XR मोशन फ्लो है, फलाना फलाना। सो ये सारे थोड़ी सी गिमिकी टर्म्स हैं, बट मेनली इन हाउस प्रोसेसर्स है इन सारे ब्रांड्स में, और इनकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है ना, वो बहुत अच्छी है। सोनी टेलीविजन की जो प्रोसेसर है और इसकी जो मोशन फ्लो XR है वो बहुत अच्छी है। मोशन फ्लो सोनी में बहुत अच्छा दिखेगा आपको, मोशन आपको सैमसंग में भी अच्छा दिखेगा, LG में भी अच्छा दिखेगा। सोनी थोड़ी सी आगे निकल जाती है इन टर्म्स ऑफ मोशन। अगर आप सैमसंग की और महंगे मॉडल्स में देखेंगे तो ऑफ कोर्स वो बेटर है, पर यहाँ पे हम इन मॉडल्स के कंपैरिजन के बारे में अगर हम बात करेंगे, मोशन के मामले में सोनी थोड़ी सी आगे निकल जाती है। और स्टोरेज और रैम के मामले में भी सोनी आगे निकल जाती है, क्योंकि इसमें 2 GB और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज है, जबकि आपको 2 और 8 GB का स्टोरेज मिलेगा LG और आपको इसमें सैमसंग की टेलीविजन में। इसलिए भी क्योंकि इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना, वो LG की वेब OS है और सैमसंग में आपको Tizen OS है। तो ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज कर रहा है, और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और ज्यादा आपकी इंटरनल स्टोरेज खाती है। तो इस रीजन के कारण अगर आप 8 GB भी यहाँ पे देख रहे हैं ना LG की टेलीविजन में और सैमसंग की टेलीविजन में, घबराइएगा मत, क्योंकि इनकी जो OS है ना वो काफी लाइट है और इतना आपका प्रोसेसिंग और स्टोरेज नहीं खाती है। तो इस मामले में मैं बोलूंगा ऐसा नहीं है कि 16 GB होने के कारण सोनी बहुत आगे निकल जाती है। मेरे रियल वर्ल्ड के एक्सपीरियंस में LG की जो वेब OS है ना वो इतनी फास्ट है, और आपकी सैमसंग की जो Tizen OS है वो भी सुपर फास्ट है, एकदम दौड़ती हैं ये सारे OS। तो ये 2 GB और 8 GB रैम का यहाँ पे कोई कंपैरिजन आप ये नहीं बोल सकते कि कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे अगर आप एंड्रॉयड के शौकीन हैं तो आप सोनी टेलीविजन ले लीजिएगा,
क्योंकि आपको LG और सैमसंग में एंड्रॉयड टेलीविजन भाई नहीं मिलेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में एंड्रॉयड सिर्फ सोनी टेलीविजन पे ही मिलेगा। और कौन सी वाली एंड्रॉयड आती है? एंड्रॉयड 10 आती है आपके सोनी टेलीविजन पे, जबकि आपको इसकी जो 2020 की जो मॉडल है ना, उसमें आपको एंड्रॉयड 9 की tvOS आती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जब आप X74 ले रहे हैं ना, आप ये ज़रूर पूछेगा अगर आप ऑफलाइन स्टोर से ले रहे हैं कि ये 2021 की मॉडल है कि नहीं। ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 2021 की मॉडल में एंड्रॉयड 10 आती है, 2020 की जो मॉडल थी X74 उसमें एंड्रॉयड 9 आती है। ऑलराइट, ये ध्यान में रखिएगा। हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल इनमें से किसी भी टेलीविजन में नहीं आती है, बट अगर आप शौकीन हैं, तरीके हैं भाई। अगर आपके घर पे स्मार्ट स्पीकर है, जैसे एलेक्सा हो गया या गूगल का स्मार्ट स्पीकर है, आप फिर भी हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल के द्वारा आप अपने टेलीविजन को कंट्रोल कर सकते हैं। पर वापस से मैं इसका शौकीन नहीं हूँ। इन सारे टेलीविजन में आउट ऑफ द बॉक्स बाय डिफॉल्ट ये फीचर नहीं आती है। आपको रिमोट में बटन दबाना पड़ेगा और तब आप वॉइस के द्वारा टेलीविजन को कंट्रोल कर सकते हैं। पर अगर आपके घर में एलेक्सा की स्पीकर है, गूगल के स्पीकर है, उसके द्वारा आप हैंड्स फ्री एक्सपीरियंस भी यूज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं डोल्बी विजन के बारे में, तो इन सारे टेलीविजन में HDR है, ऑलराइट, बट डोल्बी विजन नहीं है। इनमें से किसी भी टेलीविजन में डोल्बी विजन नहीं आएगी। LG, सोनी, सैमसंग किसी में भी नहीं है। पर इस मामले में सैमसंग आगे निकल जाती है, क्योंकि सैमसंग में है HDR10+ का सपोर्ट, जबकि आपको सोनी और LG में सिर्फ HDR10 और HLG मिलेगी। तो आपको सैमसंग में मिलेगी HDR10+, HDR10 और HLG। और HDR10+, जैसे कि मैंने पिछले वाले सेगमेंट में कहा है, वो डायनामिक HDR है, जबकि HDR10 आपका स्टैटिक HDR है। तो HDR के मामले में सैमसंग आगे निकल जाती है। इनकी जो कलर्स हैं वो काफ़ी पंची, काफ़ी वाइब्रेंट है इस टेलीविजन के रेंज में। ऑलराइट, ऑफ कोर्स अगर दूसरी मॉडल्स के बारे में देखेंगे तो सीन बदल जाता है, बट इस रेंज में सैमसंग HDR कंटेंट में आगे निकल जाती है। और डोल्बी एटमॉस की भी अगर हम बात करें ना, तो एटमॉस का सपोर्ट आपको सोनी और LG में नहीं मिलेगा, जबकि आपको सैमसंग की टेलीविजन में डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आपके घर पे डोल्बी एटमॉस की साउंड बार है या साउंड सिस्टम है, आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं आर्क के थ्रू, HDMI E आर्क के थ्रू, और आपको डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट कंप्लीटली मिलेगा सैमसंग की टेलीविजन में। तो इस मामले में भी सैमसंग आगे और LG और सोनी पीछे। अब अगर हम स्पीकर्स के बारे में बात करें, साउंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स सबसे अच्छी साउंड आपको मिलेगी सोनी की टेलीविजन से। सारे टेलीविजन में 20 वॉट के स्पीकर्स है, बट सोनी सबसे आगे निकल जाती है। इस मामले में सैमसंग पीछे रहेगी। LG की कंपैरेटिवली बेटर है कंपेयर टू सैमसंग। नंबर 1 सोनी, नंबर 2 LG, नंबर 3 आपकी सैमसंग हो गई। सारे में 20 वॉट है, बट उनकी जो सेटअप है ना, सोनी की जो साउंड है, 20 वॉट भी आपको इतनी अच्छी साउंड करेगी कि आपको लगेगा कि ये 20 नहीं 30 वॉट के स्पीकर्स है। तो सोनी साउंड के मामले में डेफिनेटली आगे निकल जाती है। सारे टेलीविजन में आपको 5 गीगाहर्ट्ज का सपोर्ट मिलेगा, यानी आपको डुअल बैंड मिलेगा, 2.45 गीगाहर्ट्ज का सपोर्ट। तो वाईफाई में सब में डुअल बैंड वाईफाई है। अगर आप MEMC के बारे में बात करेंगे तो MEMC भी सारे टेलीविजन में है। सोनी की जो मोशन फ्लो टेक्नोलॉजी है वो स्लाइटली बेटर है सैमसंग और LG से। सो मोशन आपको जो है उस सोनी टेलीविजन में बेटर दिखेगा। और ये काफ़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि अगर आप इसकी नेटिव रिफ्रेश रेट देखेंगे ना, तो वो 50 हर्ट्ज की है। पर फिर भी सोनी की जो मोशन है ना, वो मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि मैंने इन टेलीविजन को शोरूम में भी देखा है, जो नॉट नेसेसरली X74 में बस करेक्ट करना चाहता हूँ, मैंने सोनी और सैमसंग की बराबर की जो रेंज है, दोनों में MEMC की फीचर देखी है। सोनी मुझे लगती है थोड़ी आगे निकल जाती है इन टर्म्स ऑफ योर मोशन। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि LG की खराब है और सैमसंग की खराब है, बट अगर आप कंपेयर ही कर रहे हैं तो भाई कंपैरिजन में एक को तो बोलना पड़ेगा कि ये बेटर है, राइट। तो उस मामले में सोनी आगे निकल जाती है। MEMC आपको सारे टेलीविजन में मिलेंगे, और आपको सारे टेलीविजन में वो फीचर मिलेगा ऑन ऑफ करने का। तो मोटरोला वाली जो प्रॉब्लम है वो यहाँ आपको दिखने नहीं मिलेगी। तो इस मामले में सारे टेलीविजन अच्छे हैं, बट सोनी स्लाइटली मैं कहूँगा कि बेटर है मोशन और MEMC के मामले में। और अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो सोनी तो भाई सुभान अल्लाह सबसे पीछे रह जाती है, क्योंकि ये एंट्री लेवल भी इनकी जो टेलीविजन है ना वो बहुत महंगी है। अगर आप इसकी एग्जांपल भी देखेंगे, आपको 43 इंच वाली जो मॉडल है वो 57 यानी 58,000 में आती है, जबकि आपको सैमसंग सबसे सस्ती पड़ेगी 43 इंच में 40,990। और अगर आप डिस्काउंट पे लेना तो आपको 2-3 हज़ार रुपये और सस्ती मिल जाएगी। तो आपको ये जो AUE 70 है ना, वो आपको और सस्ते दाम में मिल जाएगी, और आप एक ब्रांड टेलीविजन को ले रहे हैं इन लेस देन 40,000। तो इससे अच्छा भाई क्या बात है।
तो प्राइस के मामले में सोनी सबसे पीछे रह जाती है, प्राइस के मामले में सबसे आगे रहती है आपकी सैमसंग, क्योंकि सैमसंग प्राइस टू वैल्यू रेशियो में सबसे अच्छी है। अगर आप 55 इंच को भी कंपेयर करेंगे वो 59,000 में आती है, जबकि आपकी LG आती है अराउंड 66,000 में। तो प्राइस टू वैल्यू रेशियो में सैमसंग सबसे आगे। और इस लिस्ट में अगर मैं बोलूंगा सबसे आगे अगर कोई टेलीविजन है तो वो है सैमसंग, और ये मेरे रीजन है क्यों। नंबर 1, इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी है। इसकी जो अपस्केलिंग है प्राइस के हिसाब से, वापस मैं बार बार कह रहा हूं प्राइस के हिसाब से, क्योंकि ये सैमसंग की एंट्री लेवल बजट टीवी है। प्राइस के हिसाब से इसकी अपस्केलिंग बहुत अच्छी है। अगर आप SD चैनल भी देख रहे हैं, HD चैनल भी देख रहे हैं सेट टॉप बॉक्स के थ्रू, तो इसकी अपस्केलिंग जो है बहुत अच्छी है। MEMC का जो ये फीचर है वो भी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया है। मैं कहूंगा कि MEMC की जो इसकी फीचर है ना वो सेकंड प्लेस पे आएगी, सोनी पहले आएगी, सेकंड सैमसंग और थर्ड LG इन टर्म्स ऑफ मोशन इन सारी मॉडल्स के बीच में। ऑलराइट दूसरे मॉडल्स की कंपैरिजन में ऊपर नीचे हो सकता है, बट इन सारे जो मॉडल्स हैं जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, UN7300, आपका X74 और AU-E70 या AU-7700 जो ऑफलाइन मॉडल है, इस मामले में सेकंड आएगी। MEMC तो MEMC भी है, और ये इस लिस्ट में सिर्फ ऐसी टेलीविजन है जिसमें आपको HDR10+ का सपोर्ट मिलेगा, ऑलराइट, जो डायनामिक HDR है। और सैमसंग की जो टेलीविजन है ना वो फीचर पैक्ड है, आपको ऐसे ऐसे फीचर्स मिलेंगे। अगर आपके घर पे सैमसंग फोन है, टैप टू कनेक्ट, यानी आप स्क्रीन को कास्ट कर सकेंगे या मिरर कर सकेंगे अपने सैमसंग फोन को, बस स्क्रीन में हल्के से, स्क्रीन यानी उसकी जो बेजल्स है उसमें हल्के से मारने से PC मोड मिलेगा आपको, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस स्वीट मिलेगा जो आप एक्सेस कर सकते हैं, ब्राउजर मिलेगा और बहुत सारे फीचर्स है। तो ये सारे फीचर्स ना आपको नहीं मिलेंगे LG और सोनी के टेलीविजन में। हालांकि सोनी में एंड्रॉयड टीवी है और उसमें कई सारे ऐप्स हैं, ये कुछ यूनिक फीचर्स है जो आपको सैमसंग में मिलेंगे और काफ़ी अच्छे हैं। तो फीचर के मामले में सैमसंग आगे निकल जाती है। आपको ALLM का सपोर्ट भी मिलेगा आपकी सैमसंग के टेलीविजन में। इस रेंज में आपको सिर्फ ऑटो लो लेटेंसी मोड मिलेगा AU-E70 और AU-7700 में, जो इसका ऑफलाइन मॉडल है। आपको लो इनपुट लैग और लो रिस्पॉन्स टाइम मिलेगा सैमसंग की टेलीविजन पे। तो इसलिए इस कारण से सैमसंग की टेलीविजन जो है इस लिस्ट में सबसे ऊपर आती है, और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सैमसंग की टेलीविजन को लें, क्योंकि ये प्राइस टू वैल्यू रेशियो में सबसे आगे निकल जाती है। और वो बोलते हैं ना कि पैसा वसूल वाली जो फीलिंग आती है वो आपको मिलेगी सैमसंग टेलीविजन में। सोनी तो भाई बहुत महंगी है, और LG ठीक ठाक है, तो सेकंड प्लेस में आएगी फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो, और सोनी सबसे लास्ट आएगी, सैमसंग नंबर 1 आएगी। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप सैमसंग की टेलीविजन को लेना चाहते हैं ना, हालांकि मैं लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, और हालांकि अगर आप वो लिंक को क्लिक करके अगर टेलीविजन लेते हैं ना तो मुझे एक एफिलिएट वाली जो कमीशन मिलती है वो मिलेगी। पर मैं ये सारे वीडियोस ना अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो मैं वापस बता रहा हूं कि अगर आप AU-E70 लेना चाहते हैं ना, मेरी सजेशन होगी आप उसकी ऑफलाइन मॉडल लें, AU-7700। आप लिंक दबा के मत खरीदिए, मुझे फायदा नहीं चाहिए, मुझे फायदा नहीं चाहिए वो कमीशन से, मुझे फायदा चाहिए आपके प्यार और सपोर्ट से। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप AU-7700 लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया है, चाहे उन्होंने फ्लिपकार्ट या अमेजोन से टेलीविजन लिए AU-E70, बहुत सारे डिफेक्टिव पीसेस उन्हें मिली है। तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि एक कस्टमर ने डिफेक्टिव पीस को रिटर्न किया, वापस उसे डिफेक्टिव पीस मिल गया अनफॉर्चुनेटली। तो इसीलिए अगर आप AU-E70 लेना चाहते हैं, मैं कहूंगा कि उसकी ऑफलाइन मॉडल है जो AU-7700 है, आप उसे लीजिए, और AU-E70 वाली जो ऑनलाइन मॉडल है ना, आप उसे मत लीजिएगा। हाँ, आपको 2-3 हज़ार रुपये डिस्काउंट की बात जो है एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, बट एटलीस्ट आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि भाई टेलीविजन ठीक ठाक है, डिफेक्टिव नहीं है। तो मेरी यही सजेशन रहेगी कि आप ऑफलाइन मॉडल जो AU-7700 है, वापस बता रहा हूं AU-7700, आप उसे लीजिएगा। AU-E70 एग्जैक्ट सेम मॉडल है, बट वो ऑनलाइन मॉडल है। ऑलराइट, तो ये था मेरा कंपैरिजन इन सारे डिफरेंट बजट प्राइस रेंजेस में। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट्स के द्वारा आप मुझे बता दीजिएगा, और आपके पास अगर कोई भी प्रश्न है तो आप बिल्कुल भी झिझकिए मत, आप कमेंट्स के द्वारा मुझसे जुड़े रहिए, और आप अपना प्रश्न कमेंट्स सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं जितनी जल्दी हो सकता हूँ उस प्रश्न का जवाब दे दूंगा। मेरी ये कोशिश रहती है कि जितनी जल्दी मैं आंसर करूँ, मैं आंसर कर दूंगा। तो इस कंपैरिजन में आपको क्या लगता है, आप अपने थॉट्स, कमेंट्स, सब कमेंट्स के द्वारा मुझे बता दीजिएगा। और वापस से टेलीविज़न जब आप लेते हैं ना,
आप लेते हैं 5 साल के लिए या 4 साल के लिए, अब हर साल चेंज नहीं करते हैं टेलीविज़न को। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप टेलीविज़न लेंगे सोच समझ के लीजिएगा, रिसर्च कीजिए, अच्छे से फीचर्स लिस्ट को देखिएगा, स्पेसिफिकेशंस को देखिएगा, क्या ऑफर कर रहे हैं ये टेलीविजन, वो भी देखिएगा। और आपकी मेहनत की कमाई है ना, तो आप अच्छे तरीके से खर्चिएगा उसको। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। हाँ, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सो इट्स अ wrap फॉर दिस वन। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।